चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं मेट्रिक केमिस्ट्री में मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन के धात और उनको निकालने का तरीका। तो मेटल्स कहते हैं धात को, और धात से मुराद लाइक आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये हमारे पास मेटल्स कहलाते हैं। और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, जैसे दांत निकालने को कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ। तो किसी भी चीज़ को निकालना है दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। तो मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन मतलब धात क्या होते हैं और उनको कैसे निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। तो इस हवाले से हम पढ़ेंगे, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहे को, तांबे को और एल्यूमिनियम को किस तरह से ज़मीन से निकाल कर रिफ़ाइन किया जाता है और प्योर लोहे में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में तब्दील किया जाता है। चूँकि ये सब केमिस्ट्री डील करती हैं इन चीज़ों से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसका हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि धात और गैर धात में क्या फ़र्क है। क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। दे आर 118 एलिमेंट्स। उनमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल हैं और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास उसमें से मेटलॉइड्स भी हैं, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हमें यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच सिर्फ डिफरेंस देखते हैं। अब आपको पता है मेटल्स सारे जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉर्मली उनके नाम के आखिर में यम आता है, तो वो मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है, तो काफ़ी सारे मेटल्स हमारे पास हैं, जैसे आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है। मैंने यहाँ पर इनके सिंबल्स लिखे हैं, तो ये सारे मेटल्स हैं और भी हैं। ठीक है, इस तरह से नॉन मेटल्स की बात की जाए तो उनके नाम में यम नहीं आता। तो जैसे सल्फ़र है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली बात तो मेटल्स कंडक्टर होते हैं, मतलब उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, जैसे आयरन से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, कॉपर से पास हो जाता है, तो करंट पास हो जाता है उससे। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर से मुराद की बैड कंडक्टर होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। जैसे कार्बन से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, सल्फ़र से नहीं होता। कार्बन क्या है, जैसे लकड़ी, अब लकड़ी से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो लकड़ी से करंट पास नहीं होगा, बिकॉज जो लकड़ी है वो कार्बन से बना है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर को ही इंसुलेटर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कि मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा सॉफ्ट होते हैं। जैसे लोहे के मुकाबले में लकड़ी जो है वो सॉफ्ट है और लोहा हार्ड है। तीसरी चीज़ के मेटल्स हैवी होते हैं, नॉन मेटल्स लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। अब लोहे के अगर आप पीस उठा लोगे, लोहे का पीस भारी होगा उतना ही बड़ा, अगर आप लकड़ी का पीस उठाओगे तो वो हल्का होगा। तो मेटल्स हैवी होते हैं, भारी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स लाइट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं ईजिली। सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं, सोडियम वगैरह। जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव से मुराद की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को आराम से गेन कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन वगैरह। मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस किसे कहते हैं, सोनोरस मतलब कैन प्रोड्यूस साउंड। मेटल साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे नीचे यहाँ पर लकड़ी है मेरे पास सामने, अब अगर इस लकड़ी को अगर मैं वुड के जो डेस्क के अगर मैं उस पर स्ट्राइक करता हूँ तो इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब एक लो साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये अगर मैं इस पर जाऊँ और उसी सेम स्पीड पर मैं फ्लो करूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बिकॉज ये एक मेटल है, लोहा, जबकि ये जो लकड़ी है ये नॉन मेटल है। तो सोनोरस होते हैं मेटल्स, जो है सोनोरस है। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब स्लो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बहुत, मतलब मेटल्स से बहुत तेज़ बजते हैं जब बजाने पे हैं तो उसको। मेटल्स होते हैं मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल उस चीज़ को कहते हैं जिसकी शीट्स बनाई जा सकें, और डक्टाइल उसको कहते हैं जिसके वायर्स बनाए जा सकें। अब लोहा है, अब आयरन है, लोहा वगैरह है, आप उसको जब हीट करेंगे, जब आप उसको हैमरिंग करेंगे तो वो चिपटा होकर उसकी शीट बना लेगा। जबकि यही अगर हम लकड़ी को हीट करेंगे तो वो शीट नहीं बनाएगा, वो टूट जाएगा। इस तरह मेटल्स होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जिससे वायर बनाए जा सकें। अब लोहे को अगर आप खींचेंगे तो उसके तार बन जाएगा, लेकिन अगर लकड़ी को खींचा जाए तो क्या उसका तार बन सकता है? लकड़ी का तार नहीं बन सकता। तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। समझ में आ गई? तो ये डिफरेंसेस कुछ थे मेटल्स और नॉन मेटल, मतलब धात और गैर धात में। धात में और गैर धात में क्या फ़र्क था, समझ में आ गया सबको? ये पहला सवाल। दिस इज़ वेरी इजी। डिफरेंस करने को कहें अगर हम डिफरेंस ये सारे लिख देंगे।
नेक्स्ट इसके बाद मिनरल किसे कहते हैं और ओर किसे कहते हैं। व्हाट आर मिनरल्स एंड ओर्स, मादनियात और कच्च धात, ये किसे कहा जाता है। मिनरल आपको पता है कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। मिनरल कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं तो जो कि अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स जो है वो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। और मिनरल्स क्या होता है, मेटल्स कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ मिनरल। जब मेटल कोई कंपाउंड बनाते हैं ना किसी एलिमेंट से रिएक्शन करके, तो मेटल के कंपाउंड्स मिनरल कहलाते हैं। जब भी मेटल किसी भी एलिमेंट से कंबाइन हो जाएगा तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो मिनरल है। जैसे अगर सोडियम मेटल है, क्लोरीन से कंबाइंड हो जाए नमक बन जाएगा NaCl, NaCl एक मिनरल है। कैल्शियम अगर कार्बोनेट से मिल जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक मिनरल है। मैग्नीशियम मेटल है, सल्फेट से मिल गया तो मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक मिनरल है। मेटल एक कंपाउंड मिनरल कहलाता है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। जब भी मेटल किसी भी एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, अगर मेटल के अंदर मिनरल है तो फिर वो कंपाउंड है, अगर कंपाउंड के अंदर मेटल है तो फिर वो मिनरल है। जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें मेटल मौजूद होता है तो वो मिनरल होता है। ये क्या है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे मिनरल होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल लाजमी होता है। ये हमने 9 में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड के अंदर, सही है। ओर्स किसे कहते हैं, ओर कहते हैं कच्च धात। यही मिनरल जब ज़मीन के अंदर से निकलता है, मिनरल मतलब मेटल का कंपाउंड, जब ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है ना बच्चों, तो क्या होता है ज़मीन के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे कुछ अर्थी मटेरियल, ज़मीन के जो चीज़ें हैं, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो चिपक जाती हैं मिनरल के साथ, तो उस सूरत में वो बन जाता है ओर। और दो चीज़ों का मुरक्कब है, और में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मिनरल तो होता ही है और के अंदर, ज़मीन से निकाला जाएगा जो, और मिनरल के अलावा दूसरा इसके अंदर अर्थी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग गैंग पार्टिकल्स कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स। तो मिनरल और गैंग पार्टिकल्स का मिक्सचर जो है ना वो हमारे पास होता है ओर। ज़मीन के अंदर से जब निकालते हैं ना मिनरल को तो वो उसके साथ चिपका होता है बहुत कुछ ना, तो वो अर्थी पार्टिकल्स उसके साथ होते हैं, वो गैंग पार्टिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि सिलिका, SiO2 या सैंड, सैंड असल में एक तरह का गैंग पार्टिकल है जो कि ज़मीन के साथ चिपक के निकलता है। तो मेटल याद रखो ज़मीन के अंदर से डायरेक्ट नहीं निकलेगा। जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि ज़मीन में आपने खुदाई की और अंदर से डायरेक्ट जो है वो डेस्क निकल गया लोहे का, या डायरेक्ट उसके अंदर से खिड़की निकल गई, या दरवाज़ा निकल गया, या डायरेक्ट BMW कार निकल गई, या मर्सिडीज़ बेंज निकल गया, या टोटा कोरोला निकल गया, होंडा सिविक निकल गया डायरेक्ट खुदाई करने पे, कभी नहीं निकलेगा। बल्कि लोहा तक नहीं निकलेगा, लोहा वैसे सरिया भी नहीं निकलेगा लोहे का, बल्कि वो क्या निकलेगा, लोहे के साथ एक कंपाउंड होगा जैसे Fe2O3, एक कंपाउंड निकलेगा। और कंपाउंड भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, मिनरल भी डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, उस मिनरल के साथ रेत मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह, सिलिका वगैरह गैंग पार्टिकल्स अटैच्ड होंगे, तो वो पूरा और निकलेगा। जिसमें सबसे पहला काम क्या होगा कि मिट्टी झाड़नी होगी उसके ऊपर से, उसके बाद अब मिनरल आ जाएगा आपके पास और में से, अब उस मिनरल में से एलिमेंट को अलग करना पड़ेगा मेटल के। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। तो वो प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह किया जाता है। स्टील मिल वगैरह का नाम आपने सुना होगा, उसके अंदर यही प्रोसेस होता है। तो सबसे तो समझ में आ गया किसे कहते हैं मिनरल और क्या है। और जो है वो मिनरल से ही बनता है। मिनरल में जब मिट्टी चिपक जाए तो वो और बन गया, सिंपल सी बात है। ज़मीन के अंदर हज़ारों साल तक दबने की वजह से रेत वगैरह उसके अंदर चिपक जाते हैं तो वो और बन जाता है। तो और कच्च धात उर्दू में उसको हम कहते हैं, ज़मीन के अंदर से निकलता है ये। तो इसकी पूरी इंजीनियरिंग इसकी होती है जिसको मेटलर्जी इंजीनियरिंग कहते हैं। NID के अंदर पूरी एक ब्रांच होती है इसकी, मेटलर्जिकल इंजीनियर उनको कहा जाता है, जो मेटलर्जी को पढ़ते हैं कि किस तरह से और को रिफाइन किया जाता है प्योर मेटल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि अबाउट आर फ्री मेटल्स। फ्री मेटल्स किसे कहा जाता है? इसको फ्री मेटल्स भी कह सकते हैं, इन्हीं को हम लोग जो है वो नेटिव मेटल्स भी कहते हैं। जैसे नेटिव मेटल्स, एक ही बात है। तो फ्री मेटल्स किससे कहा जाता है? फ्री मेटल वो मेटल है जो एलिमेंटल स्टेट में ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, मतलब जिनको रिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, जिनको रिफ़ाइन किए बिना और ज़मीन से डायरेक्टली प्योर स्टेट में निकाल लेते हैं, जिनके लिए कोई मेटलर्जी का प्रोसेस नहीं होता। वो 4 मेटल हैं जिनको फ्री मेटल कहा जाता है, जिनके लिए ये चैप्टर है ही नहीं मेटल्स अंदर एक सेक्शन का। वो 4 मेटल उनको कहा जाता है हापा, हापा मेटल। हापा क्यों कहते हैं? Hg Ag Pt Au। हापा इसलिए कहा जाता है कि H होता है, A होता है, P होता है, A होता है, हापा मेटल्स Hg Ag Pt Au। अब जो हापा मेटल्स होते हैं मरकरी, सिल्वर, प्लाटिनम, गोल्ड, ये डायरेक्ट निकल जाता है ज़मीन के अंदर से, इसको कोई रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड का और कभी भी नहीं होता। गोल्ड जो है ना, सोना, वो ज़मीन से डायरेक्ट निकलता है, वो या दरियाओं वगैरह से डायरेक्ट छलनी से वो निकाल लेते हैं। जब गार के अंदर इंसान जाता है तो येलो मतलब गोल्डन कलर का जो गोल्ड है ना वो चिपका हुआ होता है,
गार के अंदर जो गोल्ड माइंस वगैरह होता है उसके अंदर, तो डायरेक्ट निकाल के आप उसको साफ़ करके आप डायरेक्ट आप उसको जो भी जेवरात बनाने बना लो। चाहे मेटल ऐसे मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, जो ज़मीन से डायरेक्टली निकल सकते हैं फ्री स्टेट में, वरना इसके अलावा जितने भी मेटल हैं, लोहा है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स इसके अलावा हैं, वो सारे के सारे कंबाइंड स्टेट में ज़मीन के अंदर से निकलते हैं मिनरल की सूरत में, तो उसको रिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो उनके लिए हम पढ़ते हैं क्या बच्चों, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी किसे कहा जाता है? मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को अलग करते हैं ओर में से, प्योर मेटल को अलग करते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। ठीक है, उसको मेटलर्जी कहते हैं। उर्दू में इसी को हम लोग बोलते हैं धातकारी, उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी। मेटल्स मतलब ओर्स जो ज़मीन से निकले हैं उनमें से मेटल को किस तरह से अलग किया जाता है। अब अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग ओर्स होते हैं, जैसे आयरन के अलग अलग ओर्स हैं, कॉपर के अलग अलग ओर्स हैं। अब एक ही ओर नहीं निकलता, मल्टीपल टाइप्स की ओर निकलते हैं ज़मीन के अंदर से। जैसे अगर हम लोहे के ओर्स, आयरन के ओर्स की बात करें, ओर्स ऑफ आयरन, आयरन आपको पता है आयरन का सिंबल होता है Fe, ये आयरन का सिंबल है पीरियोडिक टेबल में। और आयरन सेकंड मोस्ट, ये MCQs के लिए बता रहा हूँ, कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो मेटल पाया जाता है दुनिया में वो आयरन है, वो लोहा है। फर्स्ट नंबर पे जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब वाफिर मिकदार में, मोस्ट अबंडेंट मेटल। क्या कह रहे हो तुम? यस, फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम है, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम निकलता है। दूसरे नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो लोहा निकलता है। लेकिन एल्यूमिनियम महंगा है लोहे से। वैसे देखना चाहिए कि जो चीज़ ज़्यादा ज़मीन से निकलती है उसको ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, जिसकी सप्लाई एंड डिमांड, जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी रेट कम होगी। मार्केट में जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसकी रेट कम है, सिंपल बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम की सप्लाई ज़्यादा है, उसके बावजूद उसके रेट ज़्यादा है। तो जब हम, चूँकि इसको जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बड़ा महंगा है, निकलता था बहुत ज़मीन के अंदर से, लेकिन उसको रिफाइन करने का जो प्रोसेस होता है ना वो बड़ा कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। इस वजह से अल्टीमेटली आपको एल्यूमिनियम लोहे से महंगा पड़ रहा होता है। तो वो जब हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम के मेटलर्जी तो वो उस वक्त बात करेंगे। आज तो हम आयरन के मेटलर्जी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब आयरन के जो ओर्स हमारे पास है वो 3 है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। हेमेटाइट जो है ना बच्चों उसका चीफ ओर है, जो पहला वाला है हमारे पास ये हेमेटाइट। ये जो हेमेटाइट है Fe2O3, इसका फॉर्मूला होता है, ये तो हमारे पास चीफ ओर ऑफ आयरन है। मतलब आयरन सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो Fe2O3 से किया जाता है। इसके अलावा भी ओर्स होते हैं, मैग्नेटाइट, इससे मैग्नेट बनाया जाता है। मैग्नेट तो है ना, मैग्नेट, ये मैग्नेटाइट जो है ना वो नेचुरल मैग्नेट होता है, मतलब लोहे, बाकी लोहे वगैरह को खींचता है अपनी तरफ, इसलिए उसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। नेक्स्ट है आयरन पायराइट, इसको सिर्फ पायराइट भी बोला जा सकता है, इसका फार्मूला होता है FeS2, आयरन पायराइट। तो FeS2 उसको कहते हैं, उसको सिर्फ पायराइट भी कहा जा सकता है। ये तीन ओर्स हैं किसके भाई, आयरन के। उसके बाद और कॉपर की ओर, कॉपर जिसका सिंबल आपको पता है Cu होता है कॉपर, इसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं तांबा, तांबा। तो कॉपर आपने देखा होगा बहुत बार वायर वगैरह बनाई जाती है, तार जो होते हैं ना वो कॉपर के ही बने होते हैं, वायरिंग वगैरह उससे की जाती है। तो कॉपर का जो चीफ ओर है वो है कॉपर पायराइट, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ये कॉपर का सब चीफ ओर है, बाकी भी और लिखे हुए बुक में, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कॉपर पायराइट। इसके बाद नेक्स्ट है ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जानते हैं आप, एल्यूमिनियम का सिंबल जो है हमारे पास क्या होता है, Al। एल्यूमिनियम के जो ओर्स हैं वो 3 ओर्स याद रखें। एक होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है उसका, अब ये सिंपल ही बात है, पहला लिखा मैंने, तो बॉक्साइट जो है उसका क्या है भाई, चीफ ओर है। सबसे ज़्यादा दुनिया में बॉक्साइट के जरिए एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। Al2O3.2H2O इसका फॉर्मूला होता है। बॉक्साइट के बाद है डायस्पोर, डायस्पोर के फॉर्मूले में एक H2 होता है, बाकी सेम वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास होता है कोरंडम भी इसके साथ हमारे पास होता है, तो कोरंडम इसका तीसरा ओर है। ठीक है, तो ज़रा इसको थोड़ा सा और डिटेल बता दूँ। ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम में आपको और ओर्स भी शायद मेंशन करने पड़े, तो आप इसको अलग से कहीं पर लिख लोगे, मैं वहाँ पर भूल गया हूँ लिखना। ये तो लिख लिया ना सबने, इसको मैं रब करता हूँ। तो जब एल्यूमिनियम के ओर्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम जो वहाँ पर मैंने लिखा है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो आप इसको अलग से लिख लीजिएगा ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम के ओर्स असल में काफ़ी सारे होते हैं। तो जैसे इनमें से एक इसका होता है हमारे पास सिलिकेट ओर। सिलिकेट ओर क्या होता है, जिनके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं SiO2 मौजूद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिलिकेट ओर। फॉर्मूला नहीं लिख लें, बस नाम याद रख लें, 3 है, ठीक है। 3 सिलिकेट ओर है। एक है हमारे पास कहलाता है काओलिन, एक कहलाता है मिका और एक कहलाता है फेल्सपार। काओलिन, मिका और फेल्सपार। काओलिन जो होता है बच्चों, इसी को कहते हैं चाइना क्ले। इसी को चाइना क्ले कहा जाता है, या जिसी को उर्दू में कहते हैं चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी के क्या बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं उसके, इसके बर्तन बनाए जाते हैं उसको, जिसको क्रॉकरी कहा जाता है। इससे है ना चिकनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, चीनी मिट्टी, तो वो क्रॉकरी इससे काओलिन से बनता है। ये काओलिन क्या है, एक और है, सिलिकेट और है एल्यूमिनियम का। मिका जो है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, मतलब इससे करंट पास नहीं होता। तो मिका से फिर हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग बनाते हैं कटआउट। कटआउट्स में अगर आपने देखे होंगे, तो अब तो पता नहीं, अब तो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। वैसे कटआउट पहले होता था ना, वो उस तरह बोर्ड पे लगाते थे, उससे निकालते थे लाइट चली जाती थी, लगाते थे लाइट आ जाती थी। तो पत्थर जैसे चीज़ का बना होता था वो पत्थर जो होता है ऐसा वाइट कलर का, तो वो मिका, वो असल में वो पत्थर नहीं होता, वो मिका होता है। वो भी जो है वो एक और है, सिलिकेट और है एल्यूमिनियम का ही और है वो। उसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं सिलिका होता है, एल्यूमिनियम भी होता है साथ में। तो वो अब तो सर्किट ब्रेकर्स का दौर है, तो वो इस्तेमाल नहीं करते। फेल्सपार जो है बच्चों, उससे क्या बनाया जाता है, उससे टाइल्स बनाए जाते हैं। टाइल्स आपने देखो ना, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स जो होते हैं, तो वो भी पत्थर नहीं होता, वो फेल्सपार होता है, वो भी सिलिकेट और एल्यूमिनियम का। ये तीनों मैंने आपको बताए सिलिकेट और। उसके बाद दूसरा बच्चों हमारे पास होता है इसका, वो होता है ऑक्साइड और, नहीं ऑक्साइड और नहीं, सल्फाइड और। अब सल्फाइड और क्या होगा, जिसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं सल्फेट होगा, वो सल्फाइड और है। तो उसका एक सल्फाइड और याद रखें आप, उसका फॉर्मूला है एलोनाइट। अब एलोनाइट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 3। ये सेम पोटेशियम की तरह फॉर्मूला है, बस उसमें 24H2 होता है ना आखिर में। तो 24H2O के बजाय इसमें 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लगा देने, तो ये आपके पास यह फॉर्मूला कंप्लीट बन जाता है एलोनाइट का। एलोनाइट भी हमारे पास एक और है जो सल्फाइड और है, इसमें सल्फेट आप देख सकते हैं, सल्फेट मौजूद है। तीसरा आप देखें उसके बाद फ्लोराइड और वो होगा जिसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं फ्लोरीन मौजूद होगा, जब वो फ्लोराइड और है। और फ्लोराइड और में आप याद रखिएगा क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). ये भी एल्यूमिनियम का और है, इसमें एल्यूमिनियम मौजूद है और साथ में फ्लोरीन भी है। तो ये फ्लोराइड और है किसका भी, एल्यूमिनियम का। ये मैंने आपको कुछ सिलिकेट और फ्लोराइड और दूसरा सल्फाइड और बताए, तो ये मैं वहाँ पर भूल गया था उसको लिखना, यहाँ पर मैंने बता दिया उसको। उसके बाद ये जो ओर्स बच्चे ये बता रहा हूँ ना, ये सारे जो ओर्स हैं, कौन से और, इन सब में ऑक्सीजन मिल जाए, ये सारे के सारे आपके पास ऑक्साइड ओर्स हैं। तो मैं ऑक्साइड और वहाँ पर नहीं लिख रहा, अब ऑक्साइड और यहाँ आ गया। बॉक्साइट, डायास्पोर और कोरंडम, ये 3 है। बॉक्साइट है, डायास्पोर है और साथ में कोरंडम है। ये 3 ओर्स हमारे पास जो है ना, वो ऑक्साइड ओर्स है। तीनों का फॉर्मूला सेम है, Al2O3। बट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, किसी में 2 है, किसी में 1 है और कोरंडम में 1 भी नहीं है। ये जो कोरंडम होता है ना, इसको डिफरेंट टाइप के जेम्स को बनाने में, जेम्स होते हैं ना नगीना बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट तरह के नगीनों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अभी अलग अलग कलर के एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर ये ग्रीन है, ग्रीन कलर का अगर ये निकलता है तो उसको बोला जाता है एमरल्ड ग्रीन स्टोन होता है जो अंगूठी में लगाते हैं। इससे अगर ये ब्लू कलर का निकले तो उसको बोला जाता है सफ़ायर, जिसको नीलम कहते हैं। ये भी अंगूठी में पहनते हैं सफ़ायर को, नीलम को। इस तरह से अगर ये येलो कलर का निकले तो उसको बोला जाता है टोपैज पुखराज कहलाता है उर्दू में। ये पुखराज येलो स्टोन होता है, ये भी अंगूठी में लगाया जाता है। इस तरह से अगर ये रेड कलर का निकले बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं रूबी रेड कलर का स्टोन होता है, रूबी स्टोन, रूबी डायमंड जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कोरंडम होते हैं। कोरंडम अलग अलग कलर्स के एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ग्रीन में एमरल्ड है, ब्लू में सफ़ायर है, येलो में टोपैज है, रेड में रूबी है। तो ये ज़मीन के अंदर से इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसके कलर चेंज हो रहे होते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, वो अंगूठियों वगैरह में लगाकर बहुत से लोग इसको पहनते हैं, बेच भी रहे होते हैं अंगूठियाँ। इस तरह की अलग अलग जेम्स की अंगूठियाँ मिल रही होती हैं, अलग अलग कलर पे मिल रही होती हैं।
तो वो कोरंडा भी होता है जो अलग अलग कलर का ज़मीन से निकलता है, जिसको जेम्स में नगीने में पहनते हैं। तो ये तो हो गया। अब बाकी मेटलर्जी को मैंने डिफ़ाइन कर दिया, वो प्रोसेस जिसमें मेटल्स को रिफ़ाइन किया जाए उसको कहा जाता है मेटलर्जी। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन, कि आयरन की मेटलर्जी किस तरह से की जाती है। तो आयरन को बच्चों हेमेटाइट ओर से उसको निकाला जाता है, हेमेटाइट ओर से उसको हम अलग करते हैं। अब हेमेटाइट ओर से अलग करने के लिए इसको हमारे पास एक पूरा अपरेटस होता है, एक पूरी हमारे पास एक इक्विपमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस कहलाता है, उर्दू में इसी को हम लोग कहते हैं आतिशी भट्टी। ब्लास्ट फर्नेस, जब भी आप किसी भी स्टील मिल वगैरह किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे तो किसी बड़ी सी टावर आप लाजमी देखोगे, आतिशी भट्टी, ठीक है। तो उसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है, काफ़ी ऊंचा एक टावर जैसा होता है। इसमें ऊपर से हम डालते हैं 3 चीज़ें, हेमेटाइट ओर डालते हैं, कोक मतलब कोयला डालते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन मतलब संगे मरमर चूने का पत्थर जो होता है वो डालते हैं। तो 3 चीज़ें इसमें ऊपर से चार्ज की जाती हैं, डाली जाती है, क्रश करके, पीस कर, क्रश्ड मतलब पीस कर इन चीज़ों को, मतलब हेमेटाइट और जो ज़मीन से निकला पत्थर है, ये ज़मीन से निकला हुआ रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हेमेटाइट और लिया, कोक मतलब कार्बन मिलाया, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन मार्बल वो लिया और सबको पीसा, मशीन क्रशर मशीन होती है उससे पीस के ऊपर से डाल दिया। यहाँ डालने के बाद उसको थोड़ा सा जला दिया ताकि जो कोयला है वो जलना शुरू हो जाए। और साथ में यहाँ पर जो है वो टूयर लगाया गया है। टूयर कैसे कहते हैं? टूयर के मतलब होते हैं पाइप्स होती हैं ये, इन पाइप से गरम हवा डाली जा रही है तो अंदर, क्योंकि आपको पता है कोयला तो अंदर जलना शुरू हो जाएगा और कोयले को हवा चाहिए जलते रहने के लिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, इधर और इधर से टायर से क्या टोयर जो है इससे हवा डालते हैं, एयर इंजेक्ट करते हैं। एयर का ब्लास्ट जब इसके अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर रेज होता है। आपको पता है जैसी हवा लगती है कोयला फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है। तो कोयला जलते जलते टेम्परेचर इसका अंदर का बहुत हाई कर देता है। ऊपर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो पता है, और नीचे का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, बहुत हीट अप होता है। अब इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इस हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन, जो कोक आपने डाला है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, CO2, C+O2 CO2 बनेगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट रिलीज होगी। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फर्दर और कोक से रिएक्शन करेगा, जो कोक पहले से मौजूद होगा उस कोक से रिएक्शन करके ही, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट जो कि टेम्परेचर बहुत हाई रेज हुआ होगा, तो इस हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन से रिएक्शन करके CO बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेगा, फिर ये हेमेटाइट और से रिएक्शन करेगा, जो हेमेटाइट और आपने क्रश करके डाला ना पीस के, हेमेटाइट और इससे रिएक्शन करेगा। और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा हमारे पास, कि उसमें हमारे पास आयरन बन जाएगा, मतलब ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा, आयरन को फॉर्म करेगा और साथ में CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब ये जो आयरन होगा वो अलग हो जाएगा। अब क्या होगा फिर से बता देता हूँ, कि जो आपने कोयला डाला, सबसे पहले कोयला रिएक्शन करके ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कोयले से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड इस हेमेटाइट और जो आपने डाला है उससे रिएक्शन कर जाएगा। हेमेटाइट मतलब Fe2O3 से रिएक्शन कर जाएगा। जब Fe2O3 से रिएक्शन होगा कि उसका भाई इसी जो आपके पास हेमेटाइट और है उसका FCO से रिएक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो आयरन बनेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पर जो आयरन आपके पास बनेगी, यहाँ पर जो आयरन आपके पास बनी तो वो आयरन तो नीचे रह जाएगी यहाँ पर, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो एक्स्ट्रा बची है ना, वो फ्लू गैस की सूरत में यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये वेस्ट गैस होगी, फ्लू गैस की सूरत में यहाँ से बाहर निकलेगी और पिग आयरन आपके पास बच जाएगा। अब मसला क्या है, इस आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज़ भी तो हैं, अर्थी मटेरियल्स भी हैं, क्योंकि जब आपने इसको डाला होगा तो और है ना, ज़मीन से निकाला गया तो उसके अंदर इसके साथ सिलिका भी ऐड होगा, रेत भी तो होगा। अब इस रेत को अलग करने के लिए क्या होगा कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल, ये हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी और ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ऊपर से निकल जाएगी यहाँ से फ्लू गैस की सूरत में। अब ये CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये सिलिका से रिएक्शन कर जाएगा SiO2 से, और सिलिका से रिएक्शन करके CaSiO3 बना लेगा। इस CaSiO3 को हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम हो गया और ये सिलिकेट हो गया। अब ये जो कैल्शियम सिलिकेट होता है ना, इसी को कहा जाता है स्लैग। मतलब जो सिलिका है वो स्लैग की सूरत में अलग हो जाएगा और उसकी और लेस टेंसर होगा, जो कि उसकी डेंसिटी कम होगी, तो वो इस पिग आयरन के ऊपर जमा हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा स्लैग। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का मैंने स्लैग ऊपर रखा है, पिग आयरन नीचे रखा है। स्लैग को ऊपर से अलग कर लेंगे। इस स्लैग से क्या किया जाएगा बच्चों, ये तो वैसे तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसको रोड मेकिंग के लिए
रोड वगैरह की कारपेटिंग करने के लिए, रोडों को बनाने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए ना स्लैग ऐड किया जाता है, कैल्शियम सिलिकेट। तो क्या होगा, रोड को मजबूत करता है। तो रोड मेकिंग में उसको इस्तेमाल कर लेंगे स्लैग को, और यहाँ से आयरन निकल जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे पिग आयरन। तो जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस नीचे से, तो उसको कहा जाता है पिग आयरन। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर है, कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है लोहे को बनाने का। मतलब ब्लास्ट फर्नेस में, स्टील मिल के अंदर बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस होगा, उसमें ऊपर से डालेंगे हेमेटाइट और पीस के कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे और कोक डाल देंगे। कोक को फिर गर्म किया जाएगा, चिंगारी से हीट किया जाएगा। जब वो जलना शुरू होगा तो हॉट एयर डाल देंगे ताकि टेम्परेचर और बढ़े। तो पहले हेमेटाइट, पहले जो क्या होगा, कोक जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कोक से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा हेमेटाइट और से, और आयरन अलग हो जाएगा, पिग आयरन नीचे से अलग हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लू गैस की सूरत में ऊपर से निकल जाएगी। अब लोहे के अंदर जितने भी जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, गैंग पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे सिलिका है, अर्थी मटेरियल, वो क्या होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन से पहले बन चुका होगा। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, जिसको स्लैग कहते हैं। वो पिग आयरन के ऊपर तैरना शुरू कर देगा ब्लास्ट फर्नेस में, उसको अलग कर देंगे, रोड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे उसको। तो हर चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी इस तरह से इसके अंदर। अब जो पिग आयरन इस्तेमाल होगा ना, वो हमारे पास कहलाएगा कच्चा आयरन। ठीक है, जो पिग आयरन इस्तेमाल हो, ये तो लिखा हुआ है ना आपने, इसको लिख लिया है। तो आखिरी कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, फिर लिख उसको लास्ट टाइम लेंगे। अब इसको सिर्फ समझ लेते हैं इस बात को, ताकि टॉपिक हमारा चलते रहे इसी में। देखो पिग आयरन जो बना ना, पिग आयरन, सबसे पहले पिग आयरन बना। पिग आयरन के बारे में याद रखना है कि पिग आयरन हमारे पास इम्प्योर आयरन है, इम्प्योर आयरन है। इसको इससे कुछ नहीं बनाते, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बड़ा कच्चा आयरन होता है। इसी को कहा जाता है कच्चा लोहा। पिग मतलब ये जानवर नहीं है, पिग ये जानवर भी होता है, हराम जानवर है, उसकी ये वो नहीं है। पिग मतलब है कच्चा, कच्चा लोहा ये बनता है हमारे पास। ये इतना ज़्यादा भुरभुरा होता है ना कि उसको उठा के ज़मीन पे फेंक देंगे ना तो टूट के अलग बिगड़ जाएगा। इतना ब्रिटल होता है ये, इतना ज़्यादा ब्रिटल होता है, इतना ज़्यादा भुरभुरा होता है कि ज़मीन पे फेंक देंगे उठा के तो बिखर के अलग हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा। इतना हल्का, क्या बनाएंगे इससे, तो कुछ नहीं बना सकते। तो इसके अंदर हमारे पास 4% तक इसके अंदर जो है वो कार्बन मौजूद होता है। तो हम पिग आयरन को क्या करते हैं, फर्दर और रिफाइन कर, दोबारा ब्लास्ट फर्नेस में डाल के इसके नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन कम करते हैं। तो ये पिग आयरन हमारे पास बन जाता है कास्ट आयरन, थोड़ा सा प्योर होता है। कास्ट आयरन में लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज इसके अंदर कम होती है कास्ट आयरन के अंदर। उस कास्ट आयरन से फिर हम क्या बना लेते हैं, इस कास्ट आयरन से हम गेट्स वगैरह जो होते हैं ना, जो मेन गेट वगैरह आपके घर पे लगा हुआ होता है लोहे का, वो कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। कास्ट आयरन को फिर फर्दर इसकी और कार्बन इससे रिमूव कर सकते हैं। और सबसे फाइनली हम इसमें बनाते हैं राउट आयरन। राउट आयरन, राउट आयरन जो बनाया जाता है उसमें सिर्फ 0.1% ऑफ कार्बन होता है, मतलब सबसे कम कार्बन इसके अंदर मौजूद होता है। और इसी राउट आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्योरेस्ट आयरन। जो प्योरेस्ट आयरन हमारे पास होता है वो राउट आयरन होता है, जिसमें सिर्फ सबसे कम इम्प्योरिटी होती है। और राउट आयरन से हम क्या बना रहे होते हैं, जो नेल्स होती है ना, नेल्स आपने देखो कीले वगैरह, वो कीले होती है ना, लोहे की कीले होती हैं, वो बनाई जा रही थी और राउट आयरन से, वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट होती है। नहीं, स्टील कील नहीं, लोहे की कील। स्टील अलग चीज़ है। अब वो जो है ना, जब हम स्टील की बात करेंगे, स्टील, तो स्टील जो है वो अलग चीज़ है। स्टील का मतलब होता है फौलाद। स्टील क्या आता है, फौलाद को। स्टील एक अलॉय है। अलॉय के बारे में मैंने आपको बताया था। अलॉय से मुराद क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। अलॉय एक अलॉय है, अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जब मेटल्स मिक्स होते हैं तो सूरत में अलॉय बनता है, अलॉय की फॉर्मेशन होती है। अब स्टील एक अलॉय है। अब अलॉय है तो किस चीज़ से बनता है, इसमें पिग आयरन लेते हैं, ये पहला वाला आयरन, इम्प्योर आयरन। पिग आयरन के साथ इसमें कोई अदर मेटल, दूसरे मेटल मिलाते हैं, तो फिर क्या होता है हमारे पास, पिग आयरन के साथ हम अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स को मिलाते हैं तो फिर स्टील तैयार होता है। स्टील ज़्यादा हार्ड होता है, ये ज़्यादा यूज़फुल होता है बनिस्बत कास्ट आयरन किसी से भी। स्टील सबसे बेस्ट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हम इसको कह सकते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। सबसे ज़्यादा स्टील इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में। स्टील कीलें अगर आपने देखी होंगी। अब स्टील जो है वो कैसे बनता है, पिग आयरन और दूसरे मेटल को मिलाकर बनता है। अब दूसरा मेटल कोई भी हो सकता है। अगर इस पिग आयरन के साथ, अगर आप निकल या क्रोमियम इस्तेमाल कर लें तो उस सूरत में ख़ास तरह की स्टील तैयार हो जाती है, जिसको अलग बोलते हैं, सुना होगा आपने नाम, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील वो स्टील होती है जिसमें जंग ना लगे। तो कोई भी मेटल लगा सकते हैं इसमें, हम इसमें निकल भी लगा सकते हैं, क्रोमियम भी लगा सकते हैं, मैंगनीज भी लगा सकते हैं, वेनेडियम भी लगा सकते हैं, टंगस्टन भी लगा सकते हैं, कोई भी मेटल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब निकल और क्रोमियम लगाएंगे ना, डालेंगे अगर,
पिग आयरन के साथ, तो फिर जो स्टील तैयार होगी उसको स्टेनलेस स्टील कहेंगे। जो आपने देखा हो लोहे के स्केल के ऊपर भी लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। उसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट, रस्टिंग नहीं होती इसके अंदर, इसमें जंग नहीं लगता इस वाले स्टील के अंदर। अब मेथड्स क्या होते हैं कि हम किस मेथड से, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील, स्टील को बनाने के कितने तरीके, स्टील को बनाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, बस नाम लिखना होता है। एक हमारे पास कहलाता है बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस, मतलब किस तरह से लोहे को स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास कहलाता है बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस, एक कहलाता है ओपन हर्थ प्रोसेस। ये दोनों हॉट प्रोसेस हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और एक लो टेम्परेचर पे होता है बिजली के ज़रिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस। ये 3 तरीके हैं जिससे स्टील मिल वगैरह में, डिफरेंट और कंपनी में स्टील तैयार किया जाता है। तो जो स्टील आप बात कर रहे हैं ना, तो ये तो टाइप्स ऑफ आयरन है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, राउट आयरन। स्टील एक अलग चीज़ है, स्टील लोहे से ही बनेगा, इसी पिग आयरन से बनेगा, लेकिन उस पिग आयरन के साथ आपको दूसरे मेटल्स को मिलाना पड़ेगा। जैसे इनमें से, और इनमें से निकल और क्रोमियम आप मिला दोगे 2 मेटल, तो स्टेनलेस स्टील तैयार होगा, जो कैसा होगा भी बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और उसके अंदर जंग नहीं लगेगा। और इन 3 तरीक़ों से स्टील को बनाया जा सकता है। बस समझ आ गई।